टू माय चैनल। अभी जो हम डिस्कशन में लेंगे वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कुछ कुछ क्वेश्चंस जो थोड़े से डिफिकल्ट हुए हैं वो। तो पीछे से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस 28 लेते हैं, ठीक है। एस 28 है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट का कांसेप्ट जो है किसका, टॉप डाउन टू बॉटम अप टेस्ट का मैं एक वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ठीक है। उस कांसेप्ट का क्वेश्चन लिया था तब, तो अभी अपन क्वेश्चन डिस्कशन में लेते हैं। क्वेश्चन है डीएस रावत बुक में है ये क्वेश्चन, बिकॉज प्रैक्टिस मैनुअल में तो है नहीं, तो मैं इस क्वेश्चन को मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी। वैसे मैं लिख भी रही हूँ। यहाँ पे जो कैरिंग अमाउंट दे रखा है एक्स वाई और जेड यूनिट का, वो दे रखा है 400, 600 एंड 800, ठीक है। एक्स वाई और जेड का 400, 600 एंड 800, ओके। देन इसमें जो इम्पेयरमेंट टेस्ट, इसमें जो हेड ऑफिस बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितने की, 600 लाख की, तो यहाँ पर जाता है बिल्डिंग है 600 लाख की। एंड इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस जो है वो कितने में है, 200 लाख। देन इसमें एक्स वाई और जेड कैश जनरेटिंग यूनिट जो है, जिसके यूजफुल लाइफ जो है एक्स की कितनी है, 10। तो एक्स की यूजफुल लाइफ है 10 और वाई की यूजफुल लाइफ और जेड की यूजफुल लाइफ है 20 एंड 20, ठीक है। फिर कहता है कि जो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच कैश जनरेटिंग यूनिट इज नॉट डिटरमाइनेबल, सेलिंग प्राइस डिटरमाइनेबल नहीं है। Hence, your recoverable amount is based on the value when uses 15% discount rate clearly indicate the time value of money. हाँ, 15% से वैल्यू इन यूज, मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना है वो 15% लेना है। कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st 2010 and allocation of the impairment loss. Also calculate the revised carrying value of the assets of all cash generating units, जिसका जो प्रेजेंट वैल्यू के लिए XYZ यूनिट के क्या दे रखे हैं, फ्यूचर कैश फ्लोज दे रखे हैं, ठीक है। 1 to 5 years, 6 to 10 years, 11 to 20 years, जो कि बहुत सिंपल है। और फिर टोटलिटी में जो इनका अमाउंट दे रखा है वैल्यू इन यूज वो भी गिवन है, ठीक है। उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आना है। तो होता है कि इसमें जनरली हम जो टॉप डाउन और बॉटम अप टेस्ट में सबसे फर्स्ट तो एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना एस 28 का, वो क्या होता है, कैरिंग अमाउंट ऑफ WDV, वैल्यू इन यूज और रिकवरेबल अमाउंट विच एवर इज हायर जो होता है उसको डिडक्ट, उसमें से डिडक्ट करना होता है कैरिंग अमाउंट, ठीक है। मतलब WDV, तो ऑब्वियसली वो जो होता है वो क्या हो जाता है, इम्पेयरमेंट लॉस हो जाता है। अब यहाँ पे जो टॉप डाउन बॉटम अप टेस्ट में क्या होता है कि जिससे सारी जो कैश जनरेटिंग यूनिट्स है, ठीक है, वो एक्स वाई और जेड सपोज कैश जनरेटिंग यूनिट्स, फिर कुछ बच गई अमाउंट, जैसे गुडविल बच गया, बिल्डिंग बच गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी एक तरह से एसेट ही होता है, फिक्टिशियस एसेट्स, तो वो बच गया। तो अब क्या करोगे कि उनको एलोकेट कर लोगे कैश जनरेटिंग यूनिट्स में, ठीक है। सबसे पहले गुडविल में से ही सारा इम्पेयरमेंट लॉस लेस होता है। अगर गुडविल नहीं है तो फिर प्रोपोर्शनेटली हम लेस करते हैं, ठीक है। तो जब एक्स वाई जेड का हमारे पास अमाउंट दे रखा होगा रिकवरेबल, तो उसमें से लेस कर लेंगे। लेकिन ये तो हो गया अपना टॉप डाउन। फिर बॉटम अप पे आ जाते हैं, जब टोटलिटी में अपने को लेस करना होता है तो हम किस पे आ जाते हैं, बॉटम अप टेस्ट पे। तो सबसे पहले क्या रहता है, टॉप डाउन, और उसके बाद में लगता है बॉटम अप टेस्ट, ठीक है। जो क्वेश्चन करेंगे तो ये यहाँ पे समझ आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट तो हम क्या करते हैं, कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, एक्स वाई और जेड का। तो एक्स वाई और जेड का कैरिंग अमाउंट हम कैलकुलेट करना है। यहाँ पे गिवन भी है 400, 600 और 800, ठीक है। अब इसमें इनकी लाइफ अलग अलग है, तो इनकी लाइफ को एक साथ बनाने के लिए वेटेड एवरेज लिया। तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 4000, दैट इज 12000, और यहाँ जाता है 16000, ठीक है। फिर इसमें तो इनका रेशियो क्या हो गया, 1:2:2। फिर इसमें बता रखा है कि जो कैरिंग अमाउंट है 3200, तो वेटेड एवरेज कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, 1:2 नहीं होगा, 4000, 12,000 और 16,000, इन सबकी टोटल है 12 + 4 + 16, कैलकुलेटर कहाँ गया, 12 + 16 + 4 या जाता है 32। तो 4 डिवाइड बाय 32, 12 डिवाइड बाय 32 एंड 16 डिवाइड बाय 32, दैट इज 4 डिवाइड बाय 32, दैट इज 12.5, इसका हो जाएगा 37.5 और दैट इज 50%, ठीक है। ये इनका क्या हो जाएगा, परसेंटेज वेटेड एवरेज। अब जब यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, बिल्डिंग को एलोकेट करने का सोचते हैं, ठीक है। बिल्डिंग का अमाउंट कितना दे रखा है, बिल्डिंग का अमाउंट दे रखा है 200 का। तो 200 को हम क्या कर लेते हैं, इस प्रपोर्शन में एलोकेट कर लेते हैं, जिससे में बिल्डिंग अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो 200 को 12.5%, 200 into 12.5%, that is 25. 200 into 37.5%, that is 75. Then 200 का यहाँ पे आ जाएगा 100, ठीक है। ये वाला हमारा क्या हो जाता है, बिल्डिंग का
एलोकेशन, तो अब हमारी जो नया कैरिंग अमाउंट है वो क्या है, नया कैरिंग अमाउंट हमारे पास आ जाता है, ऐड कर लेते हैं ना, यहाँ पे 75 आना चाहिए, एलोकेशन ऑफ द बिल्डिंग, सॉरी बिल्डिंग का अमाउंट 600, 200 नहीं है, 200 रिसर्च डेवलपमेंट है, ठीक है, बिल्डिंग 600 है, तो 600 को जब एलोकेट करेंगे तो 600 into 12.5% that is 75, then 600 into 37.5% that is 225, और 600 का यहाँ आ जाएगा 300, ठीक है। अब इनका जो कैरिंग अमाउंट है ना वो बदल जाएगा, तो कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, 800 प्लस 300 1100, 600 प्लस 225 that is 825 and 475, ये इनका नया कैरिंग अमाउंट, यहाँ तक तो हुआ कैरिंग अमाउंट, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू इन यूज कैलकुलेट कर लेते हैं, ये तो हो गया WDV, ठीक है। अब वैल्यू इन यूज कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना है, वैल्यू इन यूज के लिए सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाना है 15% का, जो भी कैश फ्लोस दे रखा है, तो वो बहुत इजी रहेगा, वो हर कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो मैं खाली x y और z का वैल्यू इन यूज यहाँ पे कैलकुलेटेड लिख रही हूँ, या फिर थोड़ा सा वर्किंग करके लिख लेती हूँ, चलो लगाते हैं, 1 to 5 years, 6 to 10 years, ये किसका है, x का, ठीक है। तो कितना परसेंट से, 15% से, जो भी कैश फ्लोस दे रखे थे वो कितने थे, 140 और 200, 15% से कितना रेट लगाया, 3.1 to 5 years का क्यूमुलेटिव आ गया 3.352, और 6 to 10 years का क्यूमुलेटिव कितना है, 1.666, तो x का कितना हो जाता है, 802। इसी तरह से y का क्या, तो कितना आ जाएगा, y के जो कैश फ्लोस दे रखे उसका आ जाएगा 652, और z का कितना आ जाएगा अमाउंट 1088, ठीक है। ये इनका क्या था, यहाँ पे ये इनका आ गया क्या, वैल्यू इन यूज। अब आपको पता है फॉर्मूले में इम्पेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैरिंग अमाउंट में वैल्यू इन यूज में से कैरिंग अमाउंट को लेस करते हैं, जो अमाउंट कैरी कर रखा है, ठीक है, वो अमाउंट और रियलाइजेशन उससे कम हो रहा है अपने को, ठीक है, तो रियलाइजेशन कम हो रहा है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रियलाइज उससे भी कम हो रहा है, तो फिर लॉस हो गया ना, तो उसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। इम्पेयरमेंट लॉस के लिए वैसे मैंने बता दिया कि सेल प्राइस भी देखते हैं, पर इसमें सेल प्राइस गिवन ही नहीं है, वरना सेल प्राइस और वैल्यू इन यूज विच विच हाई लेते हैं, पर सेल प्राइस गिवन ही नहीं है, तो वैल्यू इन यूज ही है, तो वैल्यू इन यूज आएगा अपने पास 802 652, ये आपका कैलकुलेशन सिर्फ ये अभी कैरिंग अमाउंट 472 ये अपने काम का है, ठीक है, एक्सपेंस है ना, ये टॉप डाउन बोला मत, टेस्ट जो है ना सिर्फ उसके लिए एक ही क्वेश्चन मुझे मिला था, तो मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है। हाँ, x y और z कितना है अमाउंट, सबसे फर्स्ट इसमें है कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट कितना है, वैसे मैं सारे एस डिस्कस करने वाली हूँ मैं अभी, ठीक है, सारे एस में जो क्वेश्चंस अपने को थोड़े से टफ लगते हैं ना वो डिस्कस करने वाली हूँ, थ्योरी नहीं। कैरिंग अमाउंट है अपने पास में 475, y का कितना है 825 एंड z का कितना है 1100। देन कैरिंग अमाउंट के बारे में जो रिकवरेबल अमाउंट हमारे पास कितना है, x में कितना है, हमने कैलकुलेट किया था ना वैल्यू इन यूज, तो वैल्यू इन यूज कितना था 802 652 और 1088, ये बिल्डिंग को एलोकेट करने के बाद वाला कैरिंग अमाउंट है, ठीक है ना, वो लास्ट स्लाइड पे देख लेना, वो अपने स्क्रीनशॉट तो लिया होगा ना इसके आंसर का, तो उसमें कैरिंग अमाउंट और वैल्यू इन यूज, अभी रियलाइज ज्यादा हो रहा है तो कोई लॉस है नहीं, टेंशन ही नहीं, बट यहाँ पे जब रियलाइज कम हो रहा है तो हमारे पास लॉस कितना आ जाएगा 825 डिडक्टेड बाय 652 173 का लॉस, फिर 1100 को लेस किया, 1100 1088 को लेस किया तो 12, ये अपना क्या चाहता है इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। अब ये जो इम्पेयरमेंट लॉस है ना इसका क्या करना है, ठीक है, मेन बात यहाँ आ जाती है, तो इसको वापस एलोकेट करो, ठीक है, इसको प्रोपोर्शनेटली, तो एलोकेशन ऑफ द इम्पेयरमेंट लॉस टू कैश जनरेटिंग यूनिट, ये कैश जनरेटिंग यूनिट है क्या, नहीं है, y और z जो कैश जनरेटिंग यूनिट है उसमें प्लस जो बिल्डिंग का अमाउंट था उसमें, दोनों में क्या होगा एलोकेट होगा, तो लास्ट स्लाइड में देख लेना कि जो बिल्डिंग का अमाउंट था ना वो कितना प्रोपोर्शन था, बिल्डिंग का अमाउंट था 225 तो y का और 300 था z का, और जो इनका खुद का कैरिंग अमाउंट था ना स्टार्टिंग में वो था 600 और 800, तो इस प्रोपोर्शन में ये क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 173, यहाँ पे आ जाएगा 173 मल्टीप्लाइड बाय 225 डिवाइडेड बाय 825, और ये आ जाएगा यहाँ पे 12 मल्टीप्लाइड बाय 300 डिवाइड बाय 1100,
और सेम ऐसे ही 173 मल्टीप्लाइड बाय 600 डिवाइड बाय 825 एंड 12 मल्टीप्लाइड बाय 800 डिवाइड बाय 1100 कितना आ जाता है अमाउंट 173 multiplied by 225 divided by 825 that is 47 का अमाउंट आ रहा है 47 then 173 multiplied by 600 divided by 825 किया जाता है 125 okay then 12 multiplied by 300 12 multiplied by 300 divided by 1100 किया जाता है 3 पॉइंट बहुत ही छोटा अमाउंट है हाँ 3.72 ये बिल्डिंग ठीक है और ये एक्स और वाई के लिए ये सॉरी वाई और जेड का ठीक है और ये बिल्डिंग का 12 into 800 डिवाइड बाय 1100 ये कितना जाता है 8.72 ठीक है तो यहाँ कितना आ गया था 47 और ये कितना आ गया था अपने पास 3 इन दोनों का ऐड किया तो 50 तो बिल्डिंग के लिए तो 50 का एम्पायरमेंट लॉस एलोकेट किया ठीक है और इसमें y के लिए कितना एलोकेट हुआ 125 और z के लिए कितना एलोकेट हुआ 8.72 ठीक है तो अब हम फिर क्या कर लेते हैं जब एप्लीकेशन ऑफ टॉप डाउन टेस्ट अब टॉप डाउन टेस्ट का एप्लीकेशन कैसे होगा तो देखना ओके ना बहुत छोटा है ना तो सारे कैलकुलेशंस जो है पीछे रह जाएंगे तो पीछे जो कैलकुलेशंस है वो मैं बुक में से कॉपी कर दी x y z बिल्डिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ठीक है तो x का अमाउंट कितना है यहाँ पे कैरिंग अमाउंट x का है 400 600 z का है अपने पास में 800 बिल्डिंग का है 600 एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है 200 ठीक है टोटल इतना है 2600 ये तो है कैरिंग अमाउंट अब इसमें से हमने एलोकेट किया होगा बिल्डिंग को 50 एलोकेट किया था पता होगा 50 और y को किया था हमने एलोकेट कितना 125 126 कुछ भी हो सकता है तो ये 126 ठीक है तो पॉइंट में आंसर और z को हमने एलोकेट किया था कितना z को किया था 8 यानी 9 8.7 में तो 9 ले लेते ठीक है x तो कैजुअली था ही उसमें इंटरनल लॉस हो ही रहा था बात ही खत्म हां अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एलोकेट नहीं कर सकते वहां पे क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि बिल्डिंग ही एलोकेट हो सकता है ठीक है यानी कि वहां पे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एलोकेट नहीं कर सकते ना ये क्वेश्चन जो है उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगी ठीक है ना तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एलोकेट टोटलिटी में ही करना पड़ेगा क्योंकि हम एलोकेट कर नहीं सकते कैजुअलिटी यूनिट में तो जो 200 है ना उसको अभी एज इट इज यहाँ पे ले लेते हैं इसका आ जाता है 550 के एम्प्लॉयमेंट उसके बाद में इसका अमाउंट आ जाता है हमारे पास में 791 y का अमाउंट आ जाता है हमारे पास में 474 और z का 400 ठीक है अब इसका कुछ करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट 200 पड़ा हुआ है ना तो इन सब का टोटल आ जाता है 2415 अब एक बात मैंने बोली थी कि जो वैल्यू इन यूज है वो टोटलिटी में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर करके लेना पड़ेगा वो गिवन है यहाँ पर ठीक है तो जो टोटलिटी वाला है उसमें दे रखा है एज ए होल कितना इनका वैल्यू इन यूज है एक्स वाई जेड का 370 ईच ईयर 650 ईच ईयर और 446 ईच ईयर यहाँ पे ईच ईयर दे रखा है ना तो अपने को 15% इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से लाना पड़ेगा ना 20 साल तक के लिए यहाँ पे लिख रखा है 20 साल का तो 1 to 5 years 370 तो यहाँ पे हम टोटलिटी में जो गिवन है और फिर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का वो नहीं करनी मैं क्योंकि वो पता है अपने को कैसे कैलकुलेट करना है उसका मैं ऐसे बता रही हूँ 1 to 5 years कितना था 1 to 5 years 370 इसका पीवी फैक्टर कितना है 3.352 1 to 5 years का टोटल 15% के हिसाब से ठीक है और 6 to 10 years है 650 इसका पीवी फैक्टर है 126 और 11 to 20 टोटलिटी में है 446 इसका पीवी फैक्टर 1.239 इन सबको अगर टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2876 ठीक है यहाँ पे कितना है 2415 यहाँ पे है 2876 ठीक है ये है अब यहाँ पे ये देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एलोकेट होगा अब यहाँ पे ये जो वैल्यू इन यूज है वो कैरिंग अमाउंट से ज्यादा ये कैरिंग अमाउंट ही तो चला था अपना तो कैरिंग अमाउंट से ज्यादा अपने को रियलाइज हो रहा है वैल्यू इन यूज ज्यादा है तो लॉस कहाँ हुआ आपके पास जो बुक में पढ़ा है उससे ज्यादा आपको रियलाइज हो रहा है तो लॉस तो हुआ ही नहीं तो लॉस तो मिल रहा है तो यहाँ पे लॉस क्या है निल तो लॉस निल होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है therefore 95 impairment loss arising from top down test is recoverable amount is 2876 is more than carrying amount इसीलिए यहाँ पे impairment loss nil है ठीक है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एज इट इज मैंने यहाँ उसको एलोकेट नहीं किया यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है ठीक है एक और क्वेश्चन डिस्कस करना है क्या
इसी टाइप का क्वेश्चन है एक और डिस्कस करते, ठीक है। क्वेश्चन है, किसी के पास अगर रावत बुक होगी तो उसमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रही हूँ मैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रही हूँ मैं रावत बुक का। ये जो था वो 7 था, 6 डिस्कस कर रही हूँ। इसमें लिख रखा ऑन 31st 3 2009 एनडीए इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक्वायर Indigo Limited for rupees 600 lakhs. Indigo Limited has 3 cash generating units X, Y and Z with net fair value of rupees 240, 160 and 80 respectively. fair value given है, ठीक है। इसमें लिखा है कि जो एनडीए इंटरप्राइजेस है उसमें जो रिकॉग्नाइज की है गुडविल वो कितनी की है, 120 गुडविल रिकॉग्नाइज की, मतलब सबसे पहले इंपेयरमेंट लॉस गुडविल से ही क्या होगा, राइट ऑफ होगा, गुडविल को ही कम करेगा। फिर एक्स जो है ना, यहाँ पे बोला है फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31st 2011 एक्स यूनिट इनकर्ड सब्सटेंशियल लॉस, इट्स रिकवरेबल अमाउंट इज 270, सिर्फ एक्स यूनिट का ही रिकवरेबल अमाउंट गिवन है, ठीक है ना, 270। और कैरिंग अमाउंट जो है एक्स वाई जेड तीनों का गिवन है। देन कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ गुडविल कैन बी एलोकेटेड ऑन द रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस टू कैश जनरेटिंग यूनिट। इस लाइन से पता चल गया कि जो गुडविल है ना उसको इन तीनों में क्या करना है, प्रो राटा बेसिस पे अपने को बांटना है, ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट के बेसिस पे लास्ट जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने कैरिंग अमाउंट के बेसिस पे, क्योंकि उनकी जिंदगी अलग अलग थी, तो हमने वेटेड एवरेज लेके कैरिंग अमाउंट के बेसिस पे बिल्डिंग को एलोकेट कर लिया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिख भी रखा था कि एलोकेशन ऑन द रीजनेबल बेसिस, रीजनेबल बेसिस पे एलोकेट करने के लिए बोला था बिल्डिंग को, जबकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एलोकेट नहीं कर सकते। यहाँ पे बोल रखा है कि जो इम्पेयरमेंट लॉस जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट गुडविल का वो एलोकेट होगा रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस पे, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू बेसिस पे एलोकेट करना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट तुम आइडेंटिफाई करनी कैश जनरेटिंग यूनिट बिलोंग्स ऑलरेडी डन कि एक्स कैश जनरेटिंग यूनिट, यहाँ पे पहले से फर्स्ट स्टेप होता है कि आइडेंटिफाई करो कैश जनरेटिंग यूनिट, पर यहाँ पे वो पहले से गिवन है कि एक्स जो है वो कैश जनरेटिंग यूनिट है। फिर डिटरमाइन करो फ्यूचर कैश फ्लो, जो कि फ्यूचर कैश फ्लो जो है वो ऑलरेडी गिवन है। इसमें क्या गिवन है कि यहाँ पे जो वैल्यू इन यूज है 3 कैश जनरेटिंग यूनिट है 600 की, हाँ फेयर वैल्यू जो गिवन है ना 240, 160, 180 तो पहले से गिवन है। फिर जो गुडविल है वो रिकॉग्नाइज करो इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर गुडविल है तो एक्स जो वोकेशन की यूनिट है तो गुडविल को एलोकेट करो रीजनेबल बेसिस पे। ये स्टेप अपने को अप्लाई करो गुडविल को एलोकेट करने का। तो यहाँ पे जो गुडविल है वो कितनी है, फेयर वैल्यू है एक्स वाई और जेड, तो फेयर वैल्यू कितनी है एक्स वाई एंड जेड की 240, 160 और 80, इनका प्रपोर्शन कितना हो रहा है 50%, इनकी टोटल कितनी हो रही है 240, 160 और 80, ये आ जाता है 480, ठीक है। तो 240 ये आ जाता है 50%, 160 डिवाइडेड बाय 480 ये आ जाता है 33.33%, ठीक है। और 80 डिवाइड बाय 480 16.66%, ठीक है। इसमें 17% ले सकते हो आप। और यहाँ पे गुडविल, गुडविल कितनी है अपने पास में 24 रुपए की सिर्फ। हाँ कैरिंग अमाउंट कितना है वो तो ठीक है, गुडविल को एक बार एलोकेट कर लेते हैं, 24 जो गुडविल है ना उसको हम एलोकेट कर लेते हैं। गुडविल को इस प्रपोर्शन में एलोकेट करो, कितना होता है 24 into 50% 12 होता है ना, this is 12, 24 into 33.33% that is 8 and 4 16.66% that is 4, 24, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कैरिंग अमाउंट पे। कैरिंग अमाउंट कितना है एक्स वाई और जेड का कैरिंग अमाउंट है 260, 240 और 160 गिवन है, 260, 240 और 160। अब इस कैरिंग अमाउंट में गुडविल का कैरिंग अमाउंट तो ऐड करना पड़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा 12, 8 और 4 को प्लस करो तो कितना आता है 272, यह जाता है 248 और यह जाता है 164, ठीक है। हमारा क्लियर है। अब आ जाते हैं बॉटम अप टेस्ट पे। बॉटम अप टेस्ट में क्या होता है कि जो कॉर्पोरेट एसेट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस स्टेप इज नॉट एप्लीकेबल। कॉर्पोरेट एसेट रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है, सेलिंग प्राइस गिवन है, रिकवरेबल अमाउंट 270, तो सेलिंग प्राइस और रिकवरेबल अमाउंट व्हिचएवर इज हायर जो होता है, वैल्यू इन यूज ऑफ सेलिंग प्राइस व्हिचएवर इज हायर क्या होगा, क्योंकि गिवन ही नहीं सेलिंग प्राइस और इसलिए है वो वैल्यू इन यूज ही रहेगा तो 270। और कैरिंग अमाउंट जो है वो कितना है इसका 272, जबकि यहाँ पे गिवन है कि इसमें रिकवरेबल अमाउंट कितना है 270, तो रिकवर इतना हो रहा है
बुक्स में अमाउंट कैरिंग अमाउंट इतना है, रिकवर इतना हो रहा है, 2 रुपया कम रिकवर हो रहा है ना, तो ये अपना लॉस इम्पेयरमेंट लॉस। सबसे पहले गुडविल में बांट दो, गुडविल कितने की है अपने पास में 24 की गुडविल है, 24 में सबसे पहले अपन बांट देते तो बचता है क्या कोई इम्पेयरमेंट लॉस। अगर ये इम्पेयरमेंट लॉस 2 की जगह 200 होता तो वो बचता, तो फिर हम आगे सोचते क्या करना है, अभी तो बचा ही नहीं है ना, इम्पेयरमेंट लॉस फर्स्ट जैसे गुडविल से सेट ऑफ करने गए वो तो सेट ऑफ हो गया, ठीक है ना, तो अब आगे कुछ करना ही नहीं है। यही सपोज अगर ऐसा होता इसी क्वेश्चन में कि इसी इलस्ट्रेशन में एक और केस लेते हैं जिसमें लिखा है कि जो गुडविल है कैन नॉट बी एलोकेटेड ऑन द रीजनेबल बेसिस टू कैश एंड इट कैन नॉट बी एलोकेटेड। जैसे ही ऐसा आता है फिर वो टोटलिटी में लेना है, जैसे रिसर्च डेवलपमेंट को टोटलिटी में लिया था ना, फिर वो उनकी टोटलिटी में ऐड हो गया था, फिर टोटलिटी में अपने वैल्यू इन यूज लिया था, फिर लेस किया था, फिर जो अमाउंट आया था वैसे ही यहाँ पे बोला क्या गुडविल जो है ना वो भी अब टोटलिटी में लेना पड़े, तो एलोकेट नहीं हो सकता गुडविल, ठीक है। तो अगर गुडविल एलोकेट नहीं हो सकता है और फिर क्या दे रखा है जो कैश जनरेटिंग यूनिट है all 3 कैश जनरेटिंग, ये तीनों ही कैश जनरेटिंग यूनिट है और इनका अमाउंट 680 है, ऐसा गिवन है, ठीक है। इन तीनों का अमाउंट वैल्यू यूज कितना है 680, जैसे यहाँ पे सिर्फ x का दे रखा था ना वैसे अभी यहाँ पे इन तीनों का 680 दे रखा है टोटलिटी में, ठीक है, और गुडविल एलोकेबल नहीं है। तो फिर अब क्या करना है, देखो इन तीनों की कैरिंग अमाउंट को ऐड करो, सॉरी कैरिंग अमाउंट, हाँ 260 240 और ये कितना हो जाता है, कैरिंग अमाउंट हो जाता है 260 प्लस 240 प्लस 160, ये आ जाता है 660। कैरिंग अमाउंट जो है ना वो तो क्या है कम है, और रियलाइजेशन अमाउंट जो है 660, फिर रिकवरेबल अमाउंट जो है वो कितना है 680, एंड कैरिंग अमाउंट प्लस गुडविल कितना है क्योंकि टोटलिटी में ऐड होगी वो, तब कैरिंग अमाउंट है पहले जैसे रिसर्च डेवलपमेंट 200 को टोटलिटी में ऐड किया था ना कैरिंग अमाउंट में, वैसे इसको यहाँ पे टोटलिटी में ऐड करो कितना आ जाता है 684 आ जाता है, ठीक है। तो ये टोटलिटी में ऐड हुआ। अब ये बताओ कि ये जो कैरिंग अमाउंट है ये तो क्या है ज्यादा, मतलब बुक्स में अमाउंट ज्यादा जबकि अपने को रियलाइज 680, तो 4 का जो है वो क्या हो जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस, जो कि तीनों में ही 4 का अपने पास क्या आ जाएगा टॉप डाउन टेस्ट से अपने पास 4 का लॉस आ जाएगा, ठीक है। जो इम्पेयरमेंट लॉस 4 लेख का है रिजल्ट ऑफ द टॉप डाउन टेस्ट इज एलोकेबल टू गुडविल रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, मैंने कहा ना कि हमेशा गुडविल से ही सबसे पहले आप इम्पेयरमेंट लॉस को सेट ऑफ करोगे, एलोकेट करने की बात वो तो खत्म हो गई ना, क्या कहा था कि वो एलोकेट पहले रीजनेबल बेसिस पे एलोकेट कर रहे थे गुडविल को सारे कैश जनरेटिंग यूनिट में, सेकंड केस में हम उसको एलोकेट नहीं कर रहे टोटलिटी में ऐड करें कैरिंग अमाउंट के, ठीक है ना, प्रोपोर्शनली, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनली नहीं ले रहे, टोटलिटी में ऐड किया इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे एक लास्ट ही अपने को स्टेप करना होता है, क्या करना होता है कि जो भी यहाँ पे कैरिंग इम्पेयरमेंट लॉस बचा है सबसे पहले उसको राइट ऑफ करो, राइट ऑफ यहाँ पे अगर गुडविल है तो गुडविल से ही राइट ऑफ करो, तो ये 4 जो है ना वो भी 24 की जो गुडविल है ना उसी से सबसे पहले राइट ऑफ होगा, ठीक है। ये 4 की जगह अगर 200 होता तो यहाँ पे गुडविल के बाद में जो बचता फिर हम सोचते कि आगे और हमको राइट ऑफ करना है, सबसे पहले गुडविल को ही खत्म करना होता है ना, तो इम्पेयरमेंट लॉस वैसे भी गुडविल के अमाउंट से कम है तो आगे कहीं अपने को उसको सेट ऑफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे गुडविल से सेट ऑफ कर दो, 24 माइनस 4 कर दो, कितना आ जाएगा गुडविल का अमाउंट 20 आ जाएगा, दैट्स इट। तो ये अपना बॉटम अप टॉप डाउन टेस्ट खत्म हुआ, क्लियर है क्या, ये टफ वन क्वेश्चन रहता है, नो दैट। अभी हम आ जाते हैं फिर से बोरिंग कॉस्ट के कुछ अच्छे क्वेश्चन है ना उनके ऊपर, तो A16 पे आ जाओ, यहाँ पे प्रैक्टिकल से डिस्कस कर रही हूँ, टाइम मिला तो फिर थ्योरी भी हम डिस्कशन में लेंगे। A16, अच्छा ये क्वेश्चंस जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। S16 पे हम आ जाते हैं, सॉल्यूशन ईपीएस भी करना था ना, हाँ ईपीएस भी करना है, चलो बोल दिया S16 तो A16 पहले तो फिर ईपीएस कर लेंगे, S16 का क्वेश्चन कर लेते पहले फिर ईपीएस भी कर लेंगे, ठीक है। सोचो टफ वन क्वेश्चंस अपने एक बार हो जाए ना तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे थोड़ा सा कमांड आ जाएगा। बोरिंग कॉस्ट क्वेश्चन पढ़ो ना पूरा, क्वेश्चन क्या है, बोरिंग कॉस्ट का मेन तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी कैरिंग अमाउंट है क्वालिफाइड एसेट है 12 महीने मानते हैं जिसको उसके ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह लग रहा है उसको क्या करना होता है अपने को,
क्वेश्चन के साथ में अपने क्या बोलते हैं वो कॉन्सेप्ट अगर जैसे मैं समझ रहा हूँ कि ये स्टेप को समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन के साथ में वो समझ में आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं, और हमारे पास टाइम भी इतना नहीं है, तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अज्यूम करो एनडीए लिमिटेड, ये तो पता है ना कि जो इन्वेस्ट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बोरिंग कॉस्ट। अगर लोन पे लिया हुआ इंटरेस्ट है तो कोई बिल्डिंग वगैरह बन रही है तो उसकी कॉस्ट में ऐड करना होता है अपने को, क्योंकि वो क्या है कैपिटलाइज करना है टोटली मिला के। तो कितना कैपिटलाइज करना है वो सब अपन देखते हैं, ठीक है, कितना रिकॉग्नाइज करना है। Assume करो NDA Limited begins the construction on a new building on the 1st January 2004. In addition, NDA Limited obtained a rupees 1 lakh loan to finance the construction of the building on 1st January 2004 at an annual interest rate of 10%, and the company's other outstanding debt during 2004 consists of the two loans. पहला तो है 6 लाख का और दूसरा है 8 लाख का। किस परसेंट पे? 11% पे। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। इसमें क्या है कि 1 लाख का तो ऐसा लोन है जो कि स्पेसिफिकली बिल्डिंग के लिए लिया हुआ है, ठीक है, जिसका रेट 10% गिवन है। फिर बचे हुए जो दो लोन हैं 6 लाख का 8 लाख का, वो 11% 13% रिस्पेक्टिवली लिए हुए हैं। बचे हुए दो लोन का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि वो बिल्डिंग के लिए है कि किसके लिए, प्लांट मशीनरी के लिए, वो स्पेसिफिक नहीं है, वो जनरल लोन्स है, ठीक है। फिर इसमें जनवरी 1 में एक्सपेंडिचर जो किया है, लोन तो लिया होगा, फिर बिल्डिंग बनाई होगी या प्लांट मशीन खरीदा होगा, जो भी बनाया होगा, तो उसके लिए खर्चा कितना किया? जनवरी 2004 में किया 2 लाख का, अप्रैल 2004 में किया 3 लाख का, जुलाई 2004 में किया 4 लाख का, और दिसंबर 2004 में किया 1,20,000 का, ठीक है, एक्सपेंडिचर। फिर इसमें जैसे कंप्यूट करो कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इंक्लूडिंग बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। सबसे पहले हम वेटेड एवरेज, इसमें 3 स्टेप्स अपन कर लेते हैं। सबसे पहले तो वेटेड एवरेज क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस निकालेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि जो एवरेज इंटरेस्ट रेट है वो कैलकुलेट करेंगे। एवरेज इंटरेस्ट रेट को हम किस पे लगाएंगे? एवरेज इंटरेस्ट रेट को तो जनरल जो भी हमारे पास एक्सपेंडिचर उस पर, और स्पेसिफिक रेट को स्पेसिफिक बोरिंग पे लगाएंगे, उससे हमारा टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा कितना कैपिटलाइज करना है, ठीक है। तो ये सिंपल सी स्टेप्स हमको फॉलो करनी होती है। ये क्वेश्चन लेने के बाद मैं थोड़ा सा एक टफर क्वेश्चन दूंगी, 2 क्वेश्चन ही लेंगे 16 के भी हम लोग, ठीक है। डिस्कशन में क्वेश्चन डायरेक्टली लेने का पर्पस क्या है, क्योंकि थ्योरेटिकली ये समझ में आते भी नहीं बिना क्वेश्चन के। सबसे पहले आ जाता है जनवरी 2004। कितने महीने? पूरे 12 महीने के लिए लोन रहा है ना 2 लाख का, जनवरी टू दिसंबर। यहाँ पे क्लियर लिख भी रखा है कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो 1 जनवरी 2004 से शुरू हुआ है, कहीं पे फाइनेंशियल ईयर शब्द नहीं लिखा है ना। तो यहाँ पे जाता है 2 लाख इंटू 2 लाख, तो 2 लाख 9/12, ये अप्रैल में, अप्रैल, फिर आ जाता है जुलाई, और फिर आ जाता है दिसंबर। जुलाई में जो रहेगा वो 6/12, दिसंबर में जो रहेगा वो 1/12। लोन कितने हैं अपने पास? 2 लाख और 3 लाख और 4 लाख और 1,20,000, ठीक है। तो इनका अमाउंट कितना हो जाता है? अमाउंट हो जाता है 2 लाख। पूरा 12 महीने के लिए रहा तो टेंशन ही नहीं, पूरा 2 लाख आ जाएगा। फिर 9/12 आ जाएगा तो 3 लाख डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 9, दैट इज 225,000। फिर आ जाता है 4 लाख डिवाइड बाय 12 into 6, ये आ जाता है 2 लाख। फिर आ जाता है 1,10,000, ठीक है। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाता है अपने पास टोटलिटी में? 2,25,000, 2 लाख, फिर आ जाता है 10,000, ये आ जाता है 635,000। ओके, जो एवरेज इंटरेस्ट रेट है वो कितनी होगी? यहाँ पर जाएगा 6 लाख। यहाँ पे गिवन था ना कि 6 लाख का एक 11% का लोन और 8 लाख का एक 13% का लोन लिया था, तो उन दोनों का अपन एवरेज आउट करके जनरल इंटरेस्ट रेट निकालते हैं। कि 6 लाख का और 8 लाख का लोन जो था ना वो जनरल पर्पस के लिए लिया था, ठीक है। तो इसीलिए इनका एक अपने को एवरेज आउट रेट कैलकुलेट करना है। ये कितने परसेंट पे लिया था? 11%, और ये कितने परसेंट पे लिया था? 13% पे। तो 6 लाख का 11% कितना होता है? 66,000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिना कैलकुलेटर के फर्स्ट टाइम कैलकुलेशन किया मैंने, विदाउट कैलकुलेटर वाली कैलकुलेशन मतलब होता नहीं है। 8 लाख multiplied by 13%, that is 104,000। How much amount total actually में कितना आता है? ठीक है, 1,70,000। Okay, this is 170
ट्रिपल जीरो। ये आएगा अपने पास में जनरल पर्पस के लिए। इसका वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है ना, तो क्या करेंगे, इतना तो इंटरेस्ट है, इतना अपने पास में बोरेंग था 11 12 14 40 ट्रिपल, ये जीरो जीरो में मेरे को बहुत ज्यादा ही गलतियां हो जाती है। अब इसका क्या सोल्यूशन है, प्लीज आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। जीरो जीरो में गलतियां ना हो उसके लिए क्या सोल्यूशन अपन कर सकते हैं। 170 डिवाइडेड बाय 1400 यह जाता है 12.14, यह जाता है 12.14 का अपने पास क्या आ गया, एक जनरल रेट आ गया। यहाँ तक क्लियर है, ये अपने पास जनरल रेट आ गया। अब स्पेसिफिक बोरिंग के लिए रखा था ना हमारे पास कितने का, 1 लाख का, तो आपको पता है यहाँ जो 6,35,000 का टोटल एक्सपेंडिचर है ना, इसमें से 1 लाख वाला तो ऐसा एक्सपेंडिचर होगा जो स्पेसिफिक होगा, पहले वो रखा बोरिंग के लिए। बचा हुआ कितना 535, वो क्या होगा, जनरल वाला होगा। तो जनरल वाले पे जो जनरल रेट कैलकुलेट किया 12.414 का, वो जनरल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया हुआ हमने यहाँ पे, हम अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे 10% का गिवन रेट है, जो स्पेसिफिक वाला है, तो स्पेसिफिक बोरिंग कितने का हो गया अपने पास, 10,000 का हो गया। और जनरल बोरिंग कितने का हो गया हमारे पास, 535,000 मल्टीप्लाइड बाय 12.14%, ये हो गया 64945। हाँ 64949 का हमारे पास क्या हो गया, ये स्पेसिफिक बोरिंग। ठीक है, हाँ तो देखो फटाफट क्वेश्चन डिस्कशन में लेते हैं। ये इजी वन क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ वन ले लेते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गई ना, बोरिंग कुछ का एक और क्वेश्चन डिस्कशन में वीडियो में, ठीक है। हाँ देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15% टर्म लोन है, ठीक है। यहाँ पे जो 15% का टर्म लोन है ना, हाँ क्या बोल रखा है इसमें कि एडी लिमिटेड जो है, वेट, एडी सॉफ्टेक्स मेड द फॉलोइंग बोरिंग्स। एडी सॉफ्टेक्स ने क्या क्या बोरिंग किया है, 15% टर्म लोन 1004 में, अमाउंट है 6 लाख का, जनरल पर्पस के लिए, रिलेटेड एक्सपेंसेस। पहले वाले क्वेश्चन में रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं थे, अब यहाँ पे बोल रखा है इसी लोन से रिलेटेड ये एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा और रिलेटेड एक्सपेंसेस दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है ना। वहां पे क्या जनरल एक्सपेंसेस थे तो हमने जनरल किया, यहाँ पे रिलेटेड एक्सपेंसेस है, एक ये पॉइंट नया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और 14.5% का टर्म लोन है जो 17,2004 को लिया है, 4 लाख का। स्पेसिफिक एक्विजिशन है प्लांट एंड मशीनरी का, कितने का, 20,000 का। 14% का टर्म लोन है 10/2004 का, अमाउंट है 5 लाख का, जनरल पर्पस के लिए, रिलेटेड एक्सपेंसेस है 40,000। फिर आ जाता है क्वालिफाइंग एसेट फॉर द बोरिंग। फैक्ट्री शेड कितना है, 1 लाख का। प्लांट एंड मशीनरी कितने का है, 9 लाख का। अदर फिक्स्ड एसेट्स है 1 लाख का। फिर अज्यूम करो कि जो प्रोजेक्ट इज रेडी फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन एज ऑन 1/1/2005, हाउ द बोरिंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड। अब यहाँ पे कैपिटलाइज कैसे करना है बोरिंग कॉस्ट को, तो देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले स्पेसिफिक बोरिंग प्लांट एंड मशीनरी के लिए है, ठीक है, उसको तो अलग ही से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस अलग ही से लिख लेना। फिर आप क्या करोगे, वेटेड एवरेज बोरिंग कॉस्ट लेने वाले हो, तो उसमें जो टर्म लोन लिए हुए 15% के और 14% के, वो दोनों टर्म लोन के हिसाब से वो क्या निकालोगे, इंटरेस्ट और उसका रिलेटेड एक्सपेंसेस, उनका टोटल कर लोगे, ठीक है। फिर उनका टोटल करने के बाद में वेटेड एवरेज टोटल अपने पास आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो क्वालिफाइंग एसेट फैक्ट्री शेड दे रखी है, फिर प्लांट एंड मशीनरी और अदर फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है, ठीक है। तो जब यहाँ पे फैक्ट्री शेड, ये वाली भी यहाँ पे नई लाइन है, यहाँ पे तीनों स्पेसिफिकली बता रखे हैं, वहां पे तो खाली एक ही बताया था कि 1 लाख का अलग से प्लांट एंड मशीनरी के लिए, उस पर रेट लगाया, वो स्पेसिफिक हो गया, बचा हुआ जनरल। यहाँ पे क्या है, प्लांट एंड मशीनरी 9 लाख का, जिसमें से यहाँ पे बोल रखा है कि लोन जो लिया है प्लांट एंड मशीनरी के लिए वो सिर्फ 4 लाख का ही लिया है, स्पेसिफिक प्लांट एंड मशीनरी के लिए। भले ही एक्सपेंडिचर 9 लाख का प्लांट एंड मशीनरी के लिए किया, बट लोन जो है वो सिर्फ कितने का लिया है, 4 लाख का ही लिया है। तो बचा हुआ 5 लाख जो है उसके ऊपर नॉर्मल रेट लगेगी, और 4 लाख के ऊपर जो स्पेसिफिक रेट है वो लगेगी, और जो फैक्ट्री शेड है, फिक्स्ड एसेट्स है, उनके ऊपर तो जनरल रेट ही लगानी है इंटरेस्ट की, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। अभी चलो मैं क्वेश्चन कर लेती हूँ, और जो क्वेश्चन होगा वो डिस्कशन में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी इसका जो भी क्वेश्चन है। हाँ तो सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं हम स्पेसिफिक बोरिंग का। स्पेसिफिक बोरिंग क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पे कितने का, 4 लाख का। 4 लाख का अमाउंट था, कितने परसेंट से, 14.5% से था ना, 4 लाख का अमाउंट इनटू 14.5%, ठीक है। 1/7/2004, तो 7 8 9 10 11 12 1 2 3 9 महीने के लिए, सॉरी ये ईयर कहाँ से शुरू हो रहा है, ये भी टेंशन ही है इन क्वेश्चंस में। ईयर 1 1 से शुरू हो रहा है और दिसंबर तक खत्म हो रहा है। हाँ
1 से शुरू की दिसंबर तक ही खत्म हो रहा है अकाउंटिंग ईयर है। सो यहाँ पर जो 17 है 17 टू 31 12 17 टू 31 12 तो 4 लाख की बोरेंग के 14.5% के हिसाब से 7 8 9 10 11 12 6 महीने के लिए इंटू 6/12 कितना हो जाता है? कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करते हैं। चलो 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 14.5% मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 12 ये हो जाता है 29,000। ठीक है, ये तो 29,000 और इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं 20,000 की गिवन है, इसी से रिलेटेड एक्सपेंसेस तो हो जाता है 49,000 का टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, ये फर्स्ट कैलकुलेशन है। अब आ जाते हैं जनरल इंटरेस्ट रेट कितनी है। तो सबसे पहले तो 6 लाख की बोरोइंग की, ठीक है, और एक बोरोइंग की हमने 5 लाख की। 6 लाख की बोरोइंग की थी कितने पे? 15% पे, और 5 लाख की बोरोइंग की थी 14% पे। ठीक है, यहाँ पे जो 6 लाख की बोरोइंग की थी वो थी 1 यानी पूरे 12 महीने रही। और 5 लाख की जो बोरोइंग थी वो 10 1 10 को ली थी, तो 10 11 12 3 मंथ्स के लिए ली है। ठीक है, तो ये थी 3/12। ठीक है, इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस जो है वो है 50,000 और इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस जो है वो है 40,000। How much amount we get here? After calculation we get 6 lakh multiplied by 15%, that is 90,000. Okay, this 90,000 added by 50,000, final amount 140,000। इनका टोटल आ रहा है, इन दोनों का टोटल। ठीक है, मेरा प्रेजेंटेशन थोड़ा सा खराब है, नो दैट, बट क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाय थोड़ा सा नहीं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा खराब है, बोर्ड पे थोड़ा सा मैं फिर भी ठीक नहीं करती, थोड़ा प्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम तो नहीं है। ये जो है 57,500। ठीक है, तो हमारे पास दो अमाउंट आ गए हैं, इन दोनों का टोटल कितना होता है? हाउ मच टोटल हियर? वी गेट 1,40,000 प्लस 57,500 19,7,500। ओके, ये तो था हमारा एक्सपेंसेस। अब इसमें बोरोइंग कितनी है टोटलिटी में देखो ना जरा, बोरोइंग 6 + 5 कितना हो जाता है? 6 7 9 10 11। बोरोइंग का भी यहाँ पे वेटेड एवरेज लेना पड़ेगा, ये बहुत अच्छा नया पॉइंट है। आप ऐसे टोटलिटी में बोरोइंग भी ले सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, 6 लाख का बोरोइंग तो क्या था, एक एक को, और 5 लाख का बोरोइंग क्या था, एक 10 को, तो इनका भी तो वेटेड एवरेज कहना पड़ेगा। तो अपने पास टोटल बोरोइंग का अमाउंट आएगा, तो यहाँ पे हम बोरोइंग का, अगर मुझसे ये गलती जाती अगर एग्जाम होता तो मैं टोटलिटी में ले लेती खाली। तो ये 6 लाख है इंटू 12/12 प्लस यहाँ पे आ जाता है 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3/12। इन दोनों को ऐड किया कितना हो रहा है? 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 12 ये आ जाता है 125,000 और ये आ जाता है 6 लाख। यहाँ पे आ जाता है 7,25,000 या 7,25,000 का वेटेड एवरेज बोरेंगे। वेटेड एवरेज इंटरेस्ट, वेटेड एवरेज बोरेंग 725। अब इनके एवरेज आउट अपने को जनरल इंटरेस्ट रेट मिल जाएगी 1975 जो जनरल एक्सपेंडिचर पे हम कैपिटलाइज करने के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, या तो 27.24। थोड़ा सा थ्योरी बेसिक्स वगैरह पढ़ के फिर थोड़े टफ क्वेश्चन हम जा सकते हैं, मौके नहीं जा सकते हैं क्वेश्चंस पर डायरेक्टली। यहाँ पे आ जाता है अपने पास में ये जनरल रेट। अब जो गिवन एक्सपेंडिचर है ना फैक्ट्री शेड के लिए कितना है? 1 लाख। ये नहीं रवि, यहाँ पे गिवन जो है यहाँ पे दे रखा है कि फैक्ट्री शेड के लिए 1 लाख का खर्चा किया, प्लांट एंड मशीनरी के लिए कितने खर्चा किया? 9 लाख का, और फिक्स्ड एसेट्स के लिए 1 लाख का खर्चा किया, और एक स्पेसिफिक लोन लिया था प्लांट एंड मशीनरी के लिए। याद हो तो जो सबसे पहले कैलकुलेशन मैंने अभी बताया था ना, उसमें बताया था मैंने कि 4 लाख का लोन लिया था, ये 4 लाख का लोन लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे 9 में से 4 चले जाएंगे तो बचेंगे कितने? 5। तो ये जो 5 लाख बचेंगे ना, इस पे आप क्या वापस जनरल रेट ही लगाओगे, कि 4 ही स्पेसिफिक है ना, बाकी तो सारे जनरल रेट में, ये जनरल रेट में आएगा, ये जनरल रेट में आएगा, और ये 5 भी जनरल रेट में आएगा। ठीक है, तो इन पे जनरल रेट लगा दिया हम लोग। इन्होंने अलग अलग करके लगा रखा है, चाहो तो टोटलिटी में भी लगा सकते हैं, मेरे को नहीं लगता है फर्क पड़ता होगा। फर्क तो पड़ता है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे 4 लाख पे कितना रेट लगाना था हमें? 4 लाख पे तो हम सबसे फर्स्ट कैलकुलेशन में लगा चुके ना रेट। अभी हम जनरल रेट लगा लेते हैं 1 लाख, और ये है 5 लाख,
और ये है 1 लाख। इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, जनरल रेट 27.24, 27.24 और 27.24. How much one we get? 8 lakh 27.24, that is what about it? क्या है 1 lakh multiplied by 27.24%, ये आ जाएगा 2724 फिर आ जाता है 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 27.24%, ये आ जाता है 136200. देन वापस 1 लाख वही हो जाएगा ना, मैं वापस क्यों कैलकुलेट करूं, फिर मुझे कैलकुलेशन वापस करूंगा और 1 लाख से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है पता तो है अपने को, ठीक है. तो ये वाला अपने पास आ जाता है बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन जनरल पर्पस के लिए. अब यहाँ पे जो बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज में स्पेसिफिक बोरोइंग कितना था, स्पेसिफिक बोरोइंग 49 अपन ने पहले कैलकुलेट किया था किस पर, इंटरेस्ट 29000 का प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख इनटू याद करो 14.5% और वो रिलेटेड एक्सपेंसेस था 20000 49000, तो ये 49000 का स्पेसिफिक वो भी तो लेना पड़ेगा ना, ये जनरल वाला. तो इन सब का टोटल कितना हो जाता है 49 प्लस 27200 plus 136 200 plus 27240 plus स्पेसिफिक कितना 49 ना 49000 239640 परफेक्ट 239640. इसमें स्पेसिफिक और जनरल भी अलग से लिख लेना, ये स्पेसिफिक ये जनरल है. फिर वो भी अपने को प्रेजेंटेशन प्लांट एंड मशीनरी का ऐसे करना पड़ेगा, ये प्लांट एंड मशीनरी के लिए स्पेसिफिक है 49 प्लांट एंड मशीनरी के लिए स्पेसिफिक है 49 प्लांट एंड मशीनरी के लिए जनरल है. तो इनका टोटल कैसे हो रहा है 27, इन दोनों को ऐड करो 136200 प्लस 49000 प्लांट एंड मशीनरी पे स्पेसिफिक प्लस जनरल मिलके कितना बन रहा है 185200, ठीक है. इसे से प्रेजेंटेशन हो जाएगा. तो यहाँ पे अपना बोरोइंग कॉस्ट के 2 क्वेश्चंस खत्म हो गए. अभी मैं ईपीएस के कुछ क्वेश्चंस लेने के मेरा हो रहा है कि मन कर रहा है कि अपन ईपीएस का भी थोड़ा एक क्वेश्चन ले लेते हैं बिकॉज़ वो थोड़ा सा टफ पड़ता है. अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस S20 कहाँ है, मैंने कहाँ से हो गया भूल गया S20 मतलब नहीं है या कम ऑन. पेज नंबर आ जाओ 358. हम अभी डीएस रावत से ही कर रहे हैं ना क्वेश्चंस. एक अच्छा क्वेश्चन इसमें से लेते हैं, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है. एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, वो भी इसमें से ईपीएस से शुरू से क्वेश्चंस लेते हैं, जितना अपने से होते वो करेंगे. सबसे फर्स्ट ईपीएस में है क्वेश्चन नंबर 1 में तो कुछ भी नहीं है, बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करना है. 1800 का इक्विटी शेयर है, 1800 के तो इक्विटी शेयर बहुत सारे क्वेश्चन है ईपीएस के. 1800 के इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग के 31/5/2010 को इशू 600 इक्विटी शेयर विदाउट बोनस एंड जो बाईबैक है वो 1/11/2010 को किया है इक्विटी शेयर्स का. कैलकुलेट करो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ द शेयर्स एज ऑन 31/12/2010. कंपटीशन ऑफ द वेटेड एवरेज एज पर पैरा 17 में लिख रखा है 1800 × 5/12. 1800 की इक्विटी शेयर थे जो 31/5 तक रहे थे. फिर 2400 मल्टीप्लाई बाय 5/12 1800 प्लस 600 हो गए थे क्योंकि शेयर्स जो थे वो आउटस्टैंडिंग 600 के पड़े थे इक्विटी शेयर और वो 5 मंथ्स के लिए थे. और फिर वापस आए थे बॉट बैक के 300, तो 2400 में से 300 लेस करिए तो 2100 हो रहा है 2 महीने के लिए, तो 2100 की टोटल शेयर हो गए. वेटेड एवरेज नंबर ऑफ द शेयर्स ऑफ ऑर्डिनरी कंपनी. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन हम कैलकुलेट जिसमें अच्छी कैलकुलेशन वो लेते हैं. राइट प्राइस वाला लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, राइट इशू वाला. इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में लिख रखा है 1/2010 को इंडिया लिमिटेड जो है 5 लाख के शेयर आउटस्टैंडिंग पड़े हुए 1/2010 को. इट इशूड 1 न्यू शेयर्स फॉर ईच 5 शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट ₹15 एंड फेयर वैल्यू ऑफ द 1 इक्विटी शेयर इमीडिएटली बिफोर द राइट इशू 21 इमीडिएटली बिफोर राइट इशू फेयर वैल्यू थी, ठीक है. और जो नेट प्रॉफिट था 2009 का वो कितना था 11 लाख और 2010 का था 15 लाख. और कैलकुलेट करो ईपीएस ऑफ 10 एंड 9. ईपीएस 9 10 का भी 9 का तो बहुत इजी
इजी हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। उसमें क्या करना होगा, सिंपली हमको जो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय जो भी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स है, फिर टाइम में थोड़ा सा अपने को क्या करना पड़ेगा, राइट इशू का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एक्स राइट फेयर वैल्यू जो है वो क्या होती है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग शेयर्स प्लस टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राइट divided by number of share prior plus number of shares issued in the exercise। सिंपल ये। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं क्वेश्चन। EPS का एक एडजस्टिंग फैक्टर अपने को कैलकुलेट करना होता है, जिसका जो होता है फॉर्मूला होता है फेयर वैल्यू पर शेयर प्राइर टू एक्सरसाइज प्लस डिवाइड बाय थ्योरेटिकल एक्सरसाइज। थ्योरेटिकल एक्सरसाइज गिवन होती है क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो है यहाँ पे 21 इंटू 5 लाख के शेयर, 21 की राइट इशू थे इंटू 5 लाख, तो 21 मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख, ये तो हमारे पास शेयर था। प्लस किया हमने 15 इंटू 1 लाख, ठीक है। डिवाइड किया हमने 5 प्लस 1, कितना होता है 6 लाख। तो अमाउंट कितना आ गया हमारे पास में, इनका आ गया है 20, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए। राइट फैक्टर के लिए 20 डिवाइड बाय 21, 21 केवल है, ठीक है, राइट फैक्टर। तो यहाँ पे आता है 1.05। फिर आ जाता है यहाँ पे 1.05। EPS of the 2009 as originally reported as, जो ओरिजिनल EPS है वो कितना है 2009 का। प्रॉफिट कितना गिवन है, प्रॉफिट गिवन है 11 लाख का, जिसको डिवाइड किससे किया, नंबर ऑफ शेयर से, जो कितना है 5 लाख नंबर ऑफ शेयर है। तो ये कितना आ जाता है अपने पास 2.20। अब जब यहाँ पे राइट इशू हो गया तो 2009 का प्रॉफिट कैसे इफेक्ट होगा, तो 2009 में 11 लाख तो शेयर थी, यहाँ पे जो शेयर है 5 लाख के, उसको राइट फैक्टर जो है कितना 1.05 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाता है यहाँ पे 2.10। कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें EPS ऑफ 2010 में थोड़ा सा कामजाम ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो प्रॉफिट तो 15 लाख है वहां तक तो ठीक है, बट नंबर ऑफ शेयर में चेंज हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 5 लाख, कितने मंथ्स तक रहे 5 लाख, 5 लाख रहे थे हमारे पास में। राइट इशू कब लेकर आए थे हम, राइट इशू लेकर आए थे 1/3/2010 को, साल शुरू हो रहा है 1/1 से, और 1/3 को हम राइट इशू लेके आए। तो राइट इशू वाले शेयर्स जो थे वो कितने टाइम तक रहे, 1/3 मतलब 1 तारीख, यानी 1 तारीख मतलब तीसरा महीने गिनना, तो 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, यानी 10 महीने। 10 महीने तो राइट इशू वाले शेयर है। राइट इशू था कितने का, फेयर वैल्यू ऑफ 1 शेयर immediately before 5 शेयर, each 5 शेयर, मतलब यहाँ पे जो 5 लाख है ना उसके लिए एक, 5 के ऊपर एक राइट इशू, मतलब टोटल कितना जाएगा 5 के ऊपर एक, यानी 1 लाख के राइट इशू जाएंगे, तो टोटल 6 लाख हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 6 लाख जो शेयर रहते हैं वो कितने टाइम रहता है 10 महीने के लिए, और 5 लाख जो शेयर रहते हैं वो कितने टाइम रहता है 2 महीने के लिए। और यहाँ पे इनका जो राइट इशू फैक्टर था अपने पास कितना था 1.05, ये जो शेयर है वो 1.05 से भी मल्टीप्लाई होंगे पहले, और उसके बाद में into 1.05 multiplied by 2/12, ठीक है, और ये 10/12 कितना आ जाता है यहाँ पे अमाउंट, how much more we get from this calculation। थोड़ा सा ये दिख भी नहीं रहा होगा ना, 10+ हो गया, थोड़ा सा कुछ हो गया, I know that 5 lakh into 1.05 into 2/12 plus 6 lakh into 10/12, और 15 lakh अपना नेट प्रॉफिट था, उसको अपने नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया, तो कितना अमाउंट आ जाता है अपने पास में, ये आ जाता है हमारे पास में 2.55, ठीक है। ये अपना एक राइट इशू वाला जो क्वेश्चन था वो भी थोड़ा सा मैंने डिस्कस कर लिया है। अब एक अच्छा क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, थोड़ा स्टॉक ऑप्शन वाला। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें, किसमें EPS में, बोनस का भी है, डिबेंचर्स का भी है, क्वेश्चन तो सारे अच्छे हैं। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, हाँ एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं जो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट था इसलिए मुझे अच्छा लगा। इसमें क्या नेट प्रॉफिट जो है ना, पॉइंट ऐसे डिस्कस कर लेती हूँ। नेट प्रॉफिट दे रखा है अकाउंटिंग ईयर 2009 और फिर दे रखा है 20 लाख, ठीक है।
तो अब यहाँ पे आपको पता है अकाउंटिंग ईयर मैंने फाइनेंशियल ईयर लेके और कैलकुलेशन कर लिया था, गलत हो गया था क्योंकि अकाउंटिंग ईयर था ना, तो ऐसा अपने को अज्यूम करना था कि अकाउंटिंग ईयर आप ये भी मान सकते हैं कि वो मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मार्च चला होगा, बट यहाँ पे क्लियर एक लाइन लिख रखी है अकाउंटिंग ईयर 2009। तो अकाउंटिंग ईयर 2009 का मतलब होगा वो 1 जनवरी से दिसंबर तक चल रहा है। अगर वो लिखते हैं अकाउंटिंग ईयर 2009-10, 2009-10, तो फिर वो क्या होता हमारा मार्च टू अप्रैल टू मार्च वाला होता है, ठीक है। तो वो मुझसे क्या गलत हो गया था, फिर मेरा डाउट था, सॉल्व किया था कि अकाउंटिंग ईयर 2009 का मतलब होगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चल रहा है। ये वाले क्वेश्चन में और खास कोई पॉइंट्स नहीं था, और जो मैंने पॉइंट्स वगैरह देखे थे इस क्वेश्चन इस चैप्टर को लेकर, तो थोड़े से मैं डिस्कस करने के मूड में। स्टॉक ऑप्शन और डिवेंचर्स, इनको भी हम अभी क्या ले लेते हैं ना डिस्कशन में थोड़ा सा। एक क्वेश्चन है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द इनकम स्टेटमेंट ऑफ मार्स लिमिटेड, ठीक है, फॉर द ईयर you are responsible for completing the income statement of Mars Limited for the year ended on 30/9/2010. Your working papers disclose the following opening balances and the transactions in the company's share capital accounting during the year. Equity share capital consists of 3 lakh shares of 10 each, 6 lakh share of 5 each. अक्टूबर में दे रखा है 2009 में आउटस्टैंडिंग 60,000 का है 10 each का, और दिसंबर में दे रखा है 60,000 का स्प्लिट 2 for 1, एंड दिसंबर 2009 में दे रखा है 2,80,000 शेयर, नॉमिनल वैल्यू 5 की और इशूड किए थे 39 पर शेयर पे। मार्च 2010 में ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो मार्च में बाईबैक आया 40,000 इक्विटी शेयर का, वो 38 पर शेयर के हिसाब से है, ठीक है। और अप्रैल में बाईबैक आया 40,000 इक्विटी शेयर का, वो 40 पर शेयर के हिसाब से है। फिर चलो मैं ना थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पॉइंट्स भी लिखती रहती, बेचने से तो काम चलेगा नहीं इसमें। स्टॉक ऑप्शंस सीरीज ए वाले जो स्टॉक ऑप्शंस है, was exchangeable with 60 for 1 equity share, but after share split from December 1 to 2009, each stock options become exchangeable for 2 equity share for 30 per share। ठीक है, ये स्टॉक ऑप्शंस की कैलकुलेशन भी अभी अपन समझेंगे। स्टॉक ऑप्शन सीरीज बी वाले जो है ना, उसमें लिख रखा है कि एक्सचेंजेबल विद 50 for 1 equity share। अप्रैल 2010 में स्टॉक ऑप्शन की बने। फिर फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर 5.5% के हैं ड्यू 2013 में, और नॉन कन्वर्टेबल प्राइस टू यील्ड 5%, ये भी अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे दे रखा है कि प्राइस टू यील्ड जो है वो 5% व्हेन इशूड, और बैलेंस अक्टूबर 1 2009 में दे रखा है ऑथराइज्ड इशूड एंड आउटस्टैंडिंग द फेस वैल्यू ऑफ 4 लाख। यहाँ पे जो बैलेंस अक्टूबर 1 को 2009 में ऑथराइज्ड इशूड एंड आउटस्टैंडिंग फेस वैल्यू पड़ा हुआ है 4 लाख का। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जो है 7% ऑफ द 24 लाख ऑफ रुपीस 1000 ईच ड्यू 2013, और इनिशियली 1000 each was convertible at any time until maturity up to 15 equity shares effective December 2009. The conversion rate became 30 shares for each debenture. जो conversion rate है वो क्या है, became 30 shares for one debenture. फिर जो मार्केट प्राइस है कंपनी इक्विटी शेयर की, वो 1/10/2009 को 66 है, 1/4 2010 को 40 है, 39 2010 को 43 है। एवरेज जो ईयर एंडेड, अच्छा ये बहुत अच्छा है, मार्केट प्राइस जो दे रखी है ना उसका कोई लेना देना ही नहीं है, बिकॉज लास्ट में लिख रखा है एवरेज फॉर द ईयर जो है ना वो 37.5 है, तो काम की 37.5 ही है, ठीक है ना मार्केट प्राइस। फिर आता है नेट इनकम फॉर द ईयर एंडेड सितंबर 30 2010 वाज 5,40,000 एंड द एप्रोप्रिएट टैक्स है 40%। अगर किसी ने ये नोट डाउन किया हो जो मैं बोल रही हूँ वो, तो उनको समझ में आ जाएगा जब मैं आंसर करूंगी तब। कंप्यूट द वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर, फिर कंप्यूट बेसिक ईपीएस, फिर डिटरमाइन पर शेयर इफेक्ट ऑफ द ईच पोटेंशियल इक्विटी शेयर। जब हम डिबेंचर का, जब हम बोनस का इन सब का इफेक्ट देंगे तो वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर के लिए बोल रखा है। और कंप्यूट द डाइल्यूटेड एपीएस, ठीक है। अब यहाँ पे डेट आउटस्टैंडिंग आ जाता है अक्टूबर 1 से लेके दिसंबर 1, शेयर आउटस्टैंडिंग कितने पड़े हुए हैं। तो अक्टूबर दिसंबर में शेयर आउटस्टैंडिंग 60,000 के पड़े हुए हैं, और जो फ्रैक्शन ऑफ द ईयर वेटेड एवरेज 20,000 हो जाएगा। दिसंबर से मार्च में 4 लाख हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला था दिसंबर में 60,000 के शेयर इशू किए थे स्प्लिट 2 for 1, तो दिसंबर में 60,000 प्लस
जो भी 60,000 स्प्लिट इन 2 फॉर 1 थे ना, तो 60 इंटू 2 कितना हो जाता है 1,20,000। तो 60,000 प्लस 1,20,000 करेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है 2009 में दिसंबर में क्या हुआ, 2,80,000 की शेयर नॉमिनल वैल्यू 5 की, 2,80,000 प्लस 1,20,000 कितना हो जाता है 60,000 प्लस 60,000 प्लस यहाँ पे आ जाता है 2,80,000, ये जाता है 4 लाख। तो दिसंबर में कितने जाएंगे 4 लाख शेयर। फिर वापस दिसंबर के बाद में हमारे पास मार्च में बाईबैक हो गए थे 40,000 शेयर, तो माइनस 40,000 ये हो जाता है 3,60,000। और अप्रैल में वापस इश्यू किए थे 40,000, तो प्लस 40,000 ये हो जाते हैं 4 लाख, ठीक है। तो रीस्टेटमेंट कौन है, हाँ मैं खोलती हूँ गेट। बोर हो रहे थे इसीलिए बहुत भयंकर